छठा वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 26/11/2022 जमशेदपुर टाटा, 7वां एवं 8वां वार्षिक संयुक्त महाधिवेशन दिनांक 30/11/24 जिला सभागार मुजफ्फरपुर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है, जिसमें न्यायालय एवं सरकारों के न्यायाधीश एवं मंत्रीगणों के उपस्थिति के साथ साथ विभिन्न समुदाय के विद्वत जनों का सुझाव, सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसी क्रम में पिछला महाधिवेशन दिनांक 17/11/2019 को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उक्त वर्ष समिति के तृतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन तक बिहार राज्य में लगभग 100% तथा 7 राज्यों सहित लगभग आधे भारत वर्ष में समिति का विस्तार हो चुका था। मात्र 3 वर्षों में भारत जैसे विशाल देश में समिति का व्यापक विस्तार समिति की सफलता एवं लोकप्रियता की स्वतः गवाही है। देश भर के बंधुओं के समर्थक सहयोग एवं संकल्पों के बलबूते अल्प समय में अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं कल्याण के लिए स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने वाली गैर राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति को सबसे बड़ा सशक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। विगत राजगीर महाधिवेशन में समिति द्वारा 25 सूत्री मांगों का निर्णय लिया गया था। अधिवक्ताओं का तेजी से बढ़ता हुआ संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति का 9वां राष्ट्रीय 2 दिवसीय महाधिवेशन दिनांक 29-30 नवंबर 2025 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। समिति के माध्यम से महाधिवेशन में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों, मंत्री, उच्च न्यायालयों तथा अधिवक्ताओं के शीर्ष संस्था एवं सभी राज्य के बार काउंसिल से पुनः 25 सूत्री मांगों को रखा गया है। समिति के 25 सूत्री मांगों में भारत का संविधान का अनुच्छेद 344(6) के अंतर्गत निर्गत महामहिम राष्ट्रपति भारत का आदेश दिनांक 27/4/1960 की कंडिका 12 का कार्यान्वयन को भी सम्मिलित किया गया है, जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में है, जिसका कार्यान्वयन हेतु समिति द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावे समिति के कोर कमेटी के निर्णयानुसार बिहार के प्रत्येक जिला में विधिक सहायता केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, जिसमें गरीबों एवं वंचितों को निःशुल्क विधि परामर्श दिया जाएगा। बिहार की प्रथम द्विभाषीय मासिक कानून पत्रिका विधि विमर्श एवं विधिक सहायता केंद्र के माध्यम से जरूरतमंदों को विधि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा वकीलों को व्यावसायिक दक्षता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही हर साल की भांति इस साल भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को एवं कोरोना काल में यथासंभव अधिवक्ताओं एवं आम जनमानस के बीच काम करने वालों को अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया जाएगा। समिति के प्रस्तावित मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक बिहार राज्य में समिति द्वारा संचालित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विधि महाविद्यालय की स्थापना करना है। विधि महाविद्यालय के लिए समिति द्वारा यह भी तय किया गया है कि महाविद्यालय के लिए जो महापुरुष भूदान करेंगे उनके इच्छा अनुरूप या उनके नाम पर महाविद्यालय का नाम रखा जाएगा। समिति द्वारा 5वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के माध्यम से आम आवाम तथा सरकार से अपील किया गया है कि प्रस्तावित विधि महाविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने की महती कृपा किया जाए, ताकि समिति अपने संकल्पों को पूरा कर सके और उच्च आदर्शों के अनुरूप आम लोगों की विधि सेवा प्रदान कर सके। संप्रति अधिक भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों
तथा भारतीय विधिक परिषद एवं समस्त राज्य के बार काउंसिल से कुल मिलाकर 25 सूत्रीय मांगों को रखा गया है, जिसके लिए समिति द्वारा संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। समिति की मांगों की सूची निम्नलिखित है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिए 20% स्थान आरक्षित किया जाए, ताकि विधि के जानकार लोगों के द्वारा विधि का निर्माण देश हित में हो सके। न्यायाधीशों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने हेतु कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर संविधान के अनुच्छेद 312 के उपखंड 1 के प्रावधान के अनुसार भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। भारत का संविधान का अनुच्छेद 344 के उपखंड 6 के अंतर्गत पारित महामहिम राष्ट्रपति भारत का आदेश दिनांक 27/4/1960 की कंडिका 12 का कार्यान्वयन किया जाए, जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एवं कंपनसेशन एक्ट को अविलंब पारित किया जाए। अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा एवं मेडिक्लेम की व्यवस्था की जाए तथा सरकारी बजट में अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ बजटीय व्यवस्था की जाए। न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाएं तथा न्याय प्रक्रिया से जुड़े आधारभूत संरचना को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय मिल सके। राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार, न्यायपालिका एवं अधिवक्ता वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, ताकि आए दिन आपसी मतभेद का निवारण हो सके। राज्य सरकारों से संबंधित मांगे। प्रत्येक राज्य में अधिवक्ताओं के लिए बजटीय व्यवस्था हो। राज्य स्तरीय समिति का गठन कर अधिवक्ताओं की सुरक्षा, पुस्तकालय, भूमि एवं भवन की व्यवस्था किया जाए, ताकि अधिवक्ता निर्भीक होकर न्याय प्रणाली में सहयोग कर सकें। नए बन रहे न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं एवं पीड़ित पक्षकारों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। नए अधिवक्ताओं के लिए अपने पेशा में दक्षता के प्रारंभिक 5 वर्षों तक विभिन्न सरकारी पैनलों में शामिल कर प्रोत्साहन राशि कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। क्रिमिनल WJC 435/2015 कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित माननीय पूर्ण पीठ का निर्णयादेश दिनांक 30/4/2019 सह पठित मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार की बैठक दिनांक 19/9/2023 का स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 34 के आलोक में संशोधित अधिसूचना जारी किया जाए, जो पटना उच्च न्यायालय में भारत संघ की राजभाषा हिंदी में याचिका दाखिल करने का अधिकार देशवासियों को दिलाने के संबंध में है। माननीय उच्च न्यायालयों से मांग। वरीय अधिवक्ता बनाते समय पारदर्शिता रखा जाए एवं जिला व्यवहार न्यायालयों के अधिवक्ताओं को स्थानीय जजों की अनुशंसा पर वरीय अधिवक्ता बनाया जाए। माननीय उच्च न्यायालय की भांति निम्न न्यायालयों में भी आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जाए, ताकि कड़ाके की गर्मी एवं ठंड में भी कार्य किया जा सके। निचली न्यायालयों के पक्षकारों, साक्षियों एवं परिवार न्यायालयों से की महिलाओं को बैठने, पानी एवं शौचालयों की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं के शीर्ष संस्था एवं स्टेट बार काउंसिल से मांगे। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के सभी प्रावधानों को बिना विलंब लागू करने की दिशा में पहल किया जाए। अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए एवं कनीय अधिवक्ता ट्रेनिंग की शुरुआत अविलंब किया जाए। विधि महाविद्यालयों में प्रवेश एवं अधिवक्ता अनुज्ञप्ति को सहज, सुलभ एवं पारदर्शी बनाया जाए, ताकि विधि छात्र छात्राओं एवं नव आगंतुकों अधिवक्ताओं को सहूलियत मिल सके। वेरिफिकेशन रूल 2015 को सख्ती के साथ लागू किया जाए, न कि केवल चुनाव बाधित करने की नीयत से उसका इस्तेमाल किया जाए। गलत एवं जाली अधिवक्ता अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। वरीय उम्रदराज पूर्व एवं वर्तमान बार काउंसिल सदस्यों को वेरिफिकेशन रूल के प्रावधानों से वंचित किया जाए। अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम
1983 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए तथा सुलभ एवं सरल प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि वरीय अधिवक्ताओं एवं मृत अधिवक्ताओं की पत्नी एवं बच्चों को शीघ्र लाभ पहुंचाया जा सके। एडवोकेट्स एक्ट 1961 की निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत बार काउंसिल का चुनाव समय सीमा के अंदर कराया जाए ताकि विशेष कमेटी गठित करनी पड़े तो उसे चुनाव कराने के सिवाय दूसरे अधिकारों से वंचित रखा जाए तथा संस्था की सदस्यता को बरकरार रखने की दृष्टि से बीसीआई एवं स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्षों को किसी सरकारी पद धारण करने से वंचित किया जाए ताकि संस्था को किसी खास राजनीति दल का सेल बनाने से रोका जा सके। बीसीआई द्वारा अधिवक्ता अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात लिए जा रहे AIBE की परीक्षा करवाना गैर कानूनी है, जिसे अविलंब वापस लिया जाए ताकि विधि छात्रों एवं युवा अधिवक्ताओं को अनावश्यक अपमानित होने से बचाया जा सके। अधिवक्ता अधिनियम 161 की धारा 24 की उपधारा 1 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश गौरव कुमार बनाम BCI के आलोक में अधिवक्ताओं से अन्य राशि वसूले जा रहे हैं उसे अविलंब बंद किया जाए। निवेदक सत्य प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय अतिथिगण घंटों से बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे काम होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आने वाले वक्ताओं से कम शब्दों में गागर में सागर भरने की कृपा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सीनियर एडवोकेट माननीय उच्चतम न्यायालय आदरणीय अविनाश कुमार सिंह जी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं सर, आप आएँ और गागर में सागर भरने की कृपा करें। A very good afternoon to you all. I extend my heartfelt welcome to Honorable Mr. Justice Chakradhari Saran Singh sir, former Judge Patna High Court and former Chief Justice Odisha High Court. Honorable Adish Agrawal sir, sir, I'll come sir, I'll come. Ex-President SCBA Supreme Court Bar Association, Aditya Shankar sir, Managing Partner Prasad and Associates, Acting President Ranvijay Singh ji, Shivanand Giri ji, and I had the last name reserved for him, the only Dharmnath Prasad sir, our Honorable President of the Akhil Bharatiya Adhivakta Kalyan Samiti, and all the distinguished and smart and smiling faces present in this august gathering. I, as the National Vice President of the organization and as the Chief Editor of the legal magazine, which is being covered and run under the guidance of this Samiti, that is Vidhi Vimars, I extend my heartfelt welcome to each one of you from the core of my heart, from the bottom of my heart. It's a great pleasure for all of us to have gathered in such large numbers in this elite premier club, Constitution Club of India. The club wherein we are having this gathering going on is the same club which was basically constructed for the preparation of Constitution. The Constituent Assembly members, those people who were drafting our Constitution, for them this Constitution Club came into being. That कि जब वो Constitution बनाएंगे तो उनके लिए कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर वो बैठ करके आराम से काम कर सकें, रिफ्रेशमेंट हो सके, चाय कॉफ़ी आराम से एक अच्छे माहौल में, तो उसके तहत इस क्लब को बनाया गया था। तो सबसे पहले तो गौरव की बात यही है कि इस क्लब में हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं और ये 9वां महाधिवेशन है और हमारे समक्ष में जो इतने गणमान्य लोग हैं, मैं बस 1 मिनट उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा।
चक्रधारी शरण सर बैठे हुए हैं यहाँ पर. I had the privilege and honor of appearing before him in Patna High Court, sir, and as well as I had appeared in couple of cases in Odisha as well. And what can I say? The judgments that he delivered, they were like river Ganga. It was flowing it was so soothing. It was like crest and trough, like this. So I was a big fan of him. I was in his complete awe that how a man can write such beautiful judgments. Second is Adis Agrawal sir. I just interacted with him and I saw his visiting card. And the achievements he has been, the organization that he has been associated with is just out of park. He has been the acting chairman of Bar Council of India. He has been the ex-president of Supreme Court Bar Association and ex-advocate general of several states, UP, Haryana, Punjab. So it's like that we are having glittering stars amongst us. Aditya Shankar sir is also here, managing partner of Prasad and Associates. My friends, Sir Ravi Prakash, he is working with you and looking after he was my batchmate in Chanakya National University. So I come to know a lot about you, and through him, what I have gathered is that coming from such a political family, highly political family, that his father himself was we all know that a great jurist and has been the ex-law minister of the country as well. Only law minister, many ministries. Many ministries. Broadcasting, telecom, he looked after everything. And the grandfather has also been a very distinguished person, Thakur Prasad sir. And Dharmnath sir, at the age of 82 years, what can you expect? That these days, even I lost my father at 67, 68. He was physically very fit, but because of multiple organ failure, kidney failure, I could not save him. After, say, going everywhere, almost everywhere, from hospitals to Ayurved to Mandir to everywhere, I could not save him. So, having sir here at 81 and roaring like a tiger and guiding us is a blessing for us. And Ranvijay Singh ji is there, and he has been looking after the organization with all the tireless efforts. Sivanand Giri is here. He recently has won the District Bar Association Patna election with the highest margin. And several other distinguished guests are here. So, just to sum up, I would like to say that we are lucky lots that we are having the guidance of these legal stalwarts, the legal luminaries. You know, I personally have felt in my 11.5 years of practice that if we keep interacting with our seniors and those who have a very rich experience at the bar or at the bench, then our journey becomes very smooth. You know, we buy the experience, free of cost. वो गाइड करते तो एक तरह से वो अपना 50 साल 40 साल का एक्सपीरियंस आपको देते हैं, तो दैट बेसिकली टेक्स यू, अपग्रेड्स यू. जैसे व्हाट्सएप में अपग्रेडेड वर्जन होता है, वो आपको क्लिक करना होता है, इसी तरह से आपका नॉलेज, इंटेलेक्ट सारा कुछ अपग्रेड हो जाता है इतने बड़े लीगल स्कॉलर्स के सानिध्य में. As for the Adhivakta Kalyan Samiti, the lawyers, as sir had rightly pointed out, that lawyers are called the social engineers. Rightly so, because we know the nerve and pulse of the nation. From each and every corner,
strata of the society, they all come to you. अच्छे लोग भी आते हैं, गलत लोग भी आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं. तो आपको सोसाइटी के नर्व एंड पल्स का पता होता है कि सोसाइटी किस दिशा में जा रही है, सोसाइटी में चल क्या रहा है, शहर का मिजाज कैसा है, शहर में क्रिमिनल और लॉ ऑर्डर का मिजाज कैसा है, ये भी आपको पता चलता है. ये 9वां महाधिवेशन है और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं. अब मैंने खुद जिम्मेवारी ली थी कि बिहार से जितने भी लोग आएंगे उनका वॉलंटियरली, मुझे किसी ने मतलब ये दायित्व दिया नहीं था, मैंने वॉलंटियरली लिया था कि जितने भी लोग बिहार और झारखंड से आएंगे उनके रहने और खाने की व्यवस्था मैं ही करूँगा. उनका खाना, ब्रेकफास्ट और रहना सारा कुछ मैं ही लुक आफ्टर करूँगा. माई लॉ फर्म विल पे फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेंस ऑफ देयर्स एट द स्टे इन दिल्ली. Sir. Sir, I am. I am honored, sir, कि सर आपने clapping करवाया. I am very small. Sir, I am too small to be in this company, sir. I am humbled. Sir, when I was studying in Rashtriya Military School in Karnataka, then I had qualified National Defense Academy, I had got fighter pilot, and the very same year my brother became judge in Bihar. And he asked me to quit NDA and go for CLAT. And when I was a very, say, apprehensive kind of person, because when you study in Rashtriya Military School, there are only 5 military schools in the country. And the school has alumni like Ajit Doval Sahab, you must be knowing, S. Jaisankar Sahab, even Akhilesh Yadav from say, every walk of life. We have the stalwarts. Even in the business, we have the India's top 10 richest man, Baba Kalyani Sahab, who is looking after the entire defense machinery, arms and ammunition. Everything is being prepared by Bharat Forge, his company. And so when I quit this NDA, armed forces, क्योंकि 6th to 12th जब आप पढ़ाई करते हैं मिलिट्री स्कूल में, तो only thing that you look after कि इन्फेंट्री में जाना है और बॉर्डर पे लड़ना है. और वो क्विट करके एक था कि समाज, देश की सेवा छोड़ रहे हैं, लॉ में क्या करेंगे, लॉ में क्या ऐसा मौका मिलेगा. तो आज जब 11.5 साल वकालत के हो गए, तो मैं ये पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज बॉर्डर पर बंदूक लेकर के लोगों की जान नहीं बचा पा रहा हूं या दुश्मन को नहीं मार रहा हूं, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर के समाज के दुश्मन को कानून रूपी गोली से मार रहा हूं. और जो समाज के जो लिटिगेंट है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने का काम अपने संविधान रूपी जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसके माध्यम से मैं कर रहा हूं. तो आज कोई गिला शिकवा नहीं है. जब 9 में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो आई वॉज बिट लाइक कि लॉ में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कैसे क्या होगा. बट सर जैसे लोगों का गाइडेंस मिला और जर्नी काफ़ी स्ट्रगलिंग तो होती है, बट स्ट्रगल में मज़ा है, स्मूथ रहा. और आज आप सब लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है. और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता कल्याण समिति के लिए आप सब लोग जी जान से लगिए. और इस अधिवेशन आज कल तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बात है, जो सूत्री मांगे हैं, ये रहनी चाहिए. हमारी जगह पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को